Bismillahirrahmanirrahim. Test discussion subject wise individual full length test, that is SWIFT. A प्लस सीरीज़ का हम स्विफ्ट कर रहे हैं. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Directions, fill in the blanks. His brother is doing dash MSc in engineering. MSc एन MSc एन MA, इसको आप कहते हैं अनयूजुअल एन, यानी आम तौर पे AEIOU जो लेटर्स हैं जब वो अलिफ की आवाज़ देते हैं उनके साथ आप एन यूज़ करते हैं, लेकिन ये लेटर तो एम है तो इसको आप कहते हैं अनयूजुअल एन. एन का गैर मामूली इस्तेमाल, मामूल के मुताबिक तो वाउल AEIOU लेटर्स हैं, तो लेटर्स की बात नहीं है, वाउल साउंड की बात है. अच्छा, अब आप ये देख लें एम के अलावा और कौन कौन से लेटर्स हैं जिनके साथ आर्टिकल एन आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल NA, NE, NI, NL, NM, NS, his father is NSP, T, U, V, W, X, Y, Z, X, NX, NR, he lives in an R-shaped building, his father is an LLB, his father is an MA. ये तो लेटर्स हो गए हैं. डिजिट्स भी ऐसे होते हैं जिनके साथ आप आर्टिकल एन यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एन 8 year old child, एन 11 year old child, एन 80 year old man, एन 89 year old man, इस तरह से. क्वेश्चन नंबर 2. नाइदर प्रेज नॉर, नाइदर के साथ नॉर आता है, आइदर के साथ और आता है, नॉट ओनली के साथ 5 ऑप्शन बनेंगे. नॉट ओनली के साथ बट भी आता है 1, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो भी आता है 2, नॉट ओनली के साथ बट एज वेल भी आता है 3, नॉट ओनली के साथ बट एज वेल भी आता है 4, नॉट ओनली के साथ बट इवन भी आता है और बट 2 भी आता है. ये 5 हो गए जी. नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम. ए के साथ जो अफेक्ट है ये वर्ब है, बुरा असर डालना, और ई के साथ जो इफेक्ट है वो नाउन है, जिस तरह से साइड इफेक्ट्स. और वैसे अगर EFFECT को इफ़ेक्ट को एज ए वर्ब यूज़ करेंगे तो तब्दीली का बाइस होना. फॉर एग्ज़ाम्पल ही हैज़ इफ़ेक्टेड अ ग्रेट चेंज इन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में तब्दीली का सबब बना है. क्वेश्चन नंबर 3. आई हैड टू डैश ए बिग एफर्ट नॉट टू लाफ. तो एफर्ट के साथ मेक यूज़ करें, मेक अ बिग एफर्ट. ये आपके पास कोलोकेशन. कोलोकेशन कहते हैं दो अल्फाज का एक साथ इस्तेमाल करना. जैसे तेज़ के लिए आपके पास दो वर्ड हैं, एक है फास्ट और एक है क्विक. लेकिन फूड के साथ जब भी आप वर्ड यूज़ करेंगे तो फास्ट फूड यूज़ करेंगे, क्विक फूड यूज़ नहीं करेंगे. मील का वर्ड जब भी यूज़ करेंगे उसके साथ आप क्विक मील यूज़ करेंगे, फास्ट मील यूज़ नहीं करेंगे. इनको कोलोकेशन कहते हैं. कोलोकेशन की एक और एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, तो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल. एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, पावरफुल एसिड नहीं कहेंगे. ऐसे ही गेट की कोलोकेशन है, टेक की है, हैव है, टेक अ डिसीजन, हैव अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन, डू अ डिसीजन नहीं होगा. ठीक है, इस तरह से कोलोकेशन की उसकी बुक में से भी आप देख सकते हैं. ये इसका मैंने स्टडी नोट लगा दिया, आप पढ़ लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 4. एवरी मैन एंड एवरी वुमन डैश द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नो, हैव नोन, नोस और डू नो. तो इसमें आप याद रखिएगा जब भी दो वर्ड्स एक्सक्यूज़ मी, जब भी दो वर्ड्स एवरी से, आइदर से, सॉरी एवरी से, ईच से और नो से, ईच मैन एंड ईच वुमन, नो मैन एंड नो वुमन, एवरी मैन एंड एवरी वुमन, तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ करेंगे, यानी नोज आएगा. आंसर इज़ चार्ली. सिंगुलर वर्ब का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो के साथ एस का इजाफा. प्लूरल वर्ब का मतलब है वर्ब की पहली फॉर्म नो के साथ नो एडिशन ऑफ एस और एस. क्वेश्चन नंबर 5. ये नोट, स्टडी नोट आप नीचे नोट कर लेंगे, मैंने बता दिया ईच, एवरी और नो का रूल. क्वेश्चन नंबर 5 में टॉम एंड डिक वर बोथ हीरोज़ बट ओनली डैश द
इज़ रिमेंबर टुडे। तो बात ये, जब दो की बात हो तो पहले वाले की बात करेंगे तो फॉर्मर कहेंगे, और बाद वाले की बात करेंगे तो द लेटर यूज़ करेंगे, LATTER। जब दो की बात होती है तो दो टी वाला लेटर आता है, और टाइम TIME टाइम, टाइम में एक टी आता है, और एक टी वाला लेटर ऑन, एक टी वाला लेटर जो है वो टाइम को शो करेगा। तो भाई दो की बात हो तो पहले वाले को फॉर्मर और दूसरे वाले को लेटर। लेकिन अगर बात तीन की हो, टॉम, डिक एंड हैरी, तीन बंदे अलग अलग हो जाएं। वैसे तो एक ईडियम भी है, टॉम, डिक एंड हैरी का मतलब आम आदमी। टॉम, डिक एंड हैरी इज़ वरीड अबाउट डेयरनेस, आजकल महंगाई के बारे में आम शख्स परेशान है। लेकिन यहाँ पर अगर टॉम, डिक एंड हैरी अगर तीन बंदे आ जाएं, तो फिर अगर आपने पहले वाले का जिक्र करना हो तो आप द फर्स्ट यूज़ करेंगे, और आखिरी वाले का जिक्र करना होगा तो द लास्ट यूज़ करेंगे। ये स्क्रीनशॉट नीचे ले लें, स्टडी नोट मैंने दिया इसका। क्वेश्चन नंबर 6, ही नेवर फेल्ट एट होम। एट होम मीन कंफर्टेबल होना, और एट ईज़ विद होता है, सेकंड ऑप्शन बी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, शी वुड इन्जॉय व्हाट। जब आपको ये कन्फ्यूजन हुआ करे कि 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव आना है या ING वाली फॉर्म जेरेंड आनी है, तो अब सिंपल सा अपने आप के साथ क्वेश्चन कर लिया करें, व्हाट का जवाब देने वाला वर्ड ING होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी वुड इन्जॉय व्हाट, लिविंग, आंसर इज डेल्टा। और वाई का जवाब देने वाला वर्ड 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम, क्यों, टू क्वालिफाई। वाई डिड ही अपीयर इन द एग्जाम, टू क्वालिफाई। तो वाई का जवाब देने के लिए 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो वाई के जवाब में इन्फिनेटिव आता है, और व्हाट के जवाब में ING वाली फॉर्म जेरेंड आती है। तो ये नीचे स्टडी नोट देख लीजिएगा, और कौन कौन से लफ्ज़ जिनके साथ ING वाली फॉर्म आती है। यूज़ द ING फॉर्म आफ्टर सर्टन वर्ब्स। अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड व्हाट, स्मोकिंग। आई मिस गोइंग देयर, आई मिस व्हाट, गोइंग देयर। We enjoyed watching movie, we enjoyed what, finish, dislike, imagine, keep going, resist, mind, I mind coming late. For example, cannot help, I cannot help laughing, we couldn't help laughing। लेकिन cannot help के बाद but आ जाए तो laugh फर्स्ट फॉर्म आएगी, I cannot help but laugh, we couldn't help but laugh। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर डेल्टा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, डू नॉट ओपन द टेन डैश ए नाइफ। औज़ारों के साथ कोई काम करना हो तो विद आता है, बंदों के साथ हो तो बाय आएगा, तो आंसर बीटा हुआ। लेकिन याद रखिएगा समटाइम्स बंदों के साथ भी विद आ सकता है, जिस तरह से THRONG, थ्रोंग, इसका मतलब भर देना, यानी लोगों से गलियां भरी हुई थी। पीपल थ्रोंग्ड द स्ट्रीट, पैसिव वॉइस बनाएंगे, द स्ट्रीट्स वर थ्रोंग्ड विद द पीपल, द हॉल वॉज क्राउडेड विद द पीपल। तो लोगों के साथ भी विद आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, वुड यू बाय द डिवाइस डैश क्रेडिट। बाय क्रेडिट, बाय कैश, बाय क्रेडिट और बाय चेक और इन कैश होगा। डू यू वांट टू पे इन कैश और बाय क्रेडिट कार्ड और बाय चेक। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द फर्स्ट टाइम। निशानियाँ याद रखिएगा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी है, और चूँकि वी है तो इसके साथ हैव आएगा। वी हैव बीन टू स्कॉटलैंड, सो इट इज़ ऑल न्यू टू अस। सो फैन बॉयज़ वाला है, जब भी दो जुमलों के दरमियान में फ़ैन बॉयज़ वाला कंजंक्शन आएगा तो उससे पहले आप पंक्चुएशन मार्क कॉमा लगाएंगे, और फ़ैन बॉयज़ वाले कंजंक्शन की मौजूदगी में जो सेंटेंस की टाइप होगी, स्ट्रक्चर बनावट के लिहाज से वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी जैसे उर्दू में हम कहते हैं चुका है, चुकी है, तो यहाँ पर उर्दू तो होगी नहीं, यहाँ पर तो आपको एक सेंटेंस होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, तो इसमें कैसे पहचानते हैं। जैसे उर्दू में निशानी थी चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो अब यहाँ पर ऐसे पहचानेंगे कि अगर सेंटेंस में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी है, या ऑलरेडी हो तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी होती है, जस्ट हो तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी होती है, 3 येट हो तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी होती है, 4। तो इस तरह से ये कुछ निशानियां हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी हैं। अप टिल नाउ 5, अप टिल नाउ ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी है। और यहीं पे बता दूं आपको, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम होता है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की निशानी होती है, हेड और थर्ड फॉर्म की। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल द मिनिस्टर्स डिमांडेड दैट, सजेस्टेड दैट, प्रपोज दैट। इनमें आपके पास एक लिटमस टेस्ट दे रहा हूँ। द मिनिस्टर्स, जो भी वर्ड हो फिल इन द ब्लैंक से पहले, इसमें ब्लैंक के अंदर जो भी वर्ड आना उसके साथ एक लिटमस टेस्ट दे रहा हूँ कि शुड लगा के चेक कर लिया करें।
डिमांडेड दैट, सजेस्टेड दैट, प्रोपोज दैट, इट इज़ एसेंशियल दैट, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट। ऐसे तमाम जुमलों में आप ए बी सी डी जो नीचे दिए हुए हैं उनको शुड के साथ लगा के पढ़ लिया करें। ए ऑप्शन पढ़ें, शुड एड्रेस हो सकता है, बी शुड एड्रेस्ड नहीं हो सकता, सी शुड एड्रेसेस नहीं हो सकता, डेल्टा डिड शुड डिड नहीं हो सकता, तो आंसर हो गया एड्रेस्ड। ऐसे सेंटेंस में बी वाले ज़रूर आते हैं, जिस तरह से द टीचर सजेस्टेड दैट एवरी स्टूडेंट इज़ इन टाइम, तो आप इज़ को शुड के साथ लगाएं, शुड इज़ होता है नहीं। अच्छा, तो द टीचर सजेस्टेड दैट एवरी स्टूडेंट बी इन टाइम, बी को साथ शुड लगा के देखें, शुड बी इन टाइम, बिल्कुल ठीक है। तो इज़ एम आर बी की फॉर्म्स हैं डिफरेंट, ठीक है। तो बहरहाल जी मैंने बताया कि सजेस्टेड दैट, डिमांडेड दैट वाले जुमले आ जाएं तो इनमें जो ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं उनको शुड के साथ टैली करके देख लिया करें। जो शुड के साथ बेस्ट फिट हो वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ए था, शुड एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 11, ये नीचे और मैंने आपको दिया हुआ है, ये स्टडी नोट पढ़ लीजिएगा। डिमांड, रिक्वेस्टेड दैट, सजेस्टेड दैट, ऑर्डर्ड दैट, प्रपोज दैट, इनके साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं या बी यूज़ करते हैं। इनके साथ इज़ एम आर यूज़ नहीं करते, एस और एस का इजाफा नहीं करते और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। हाँ, शुड लिख सकते हैं अलबत्ता। क्वेश्चन नंबर 12 में माई फ्रेंड वॉज यूज्ड, बी यूज टू, गेट यूज टू, इनके साथ आई एन जी वाली फॉर्म आती है। आंसर हो गया आपका चार्ली स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये मैंने नीचे बताया कि इज़ एम आर वॉज वर्ग के साथ आई एन जी वाली फॉर्म आती है कब, अगर ये यूज़ टू से पहले हों। यूज़ टू से पहले अगर इज़ एम आर हैं तो आपने देखा वॉज आ गया, इज़ एम आर वॉज वर्ग में, तो आपने आई एन जी वाली फॉर्म यूज़ कर दी। अगर ये ना होता माई फ्रेंड यूज्ड टू, अगर वॉज ना होता तो फिर नीचे लिख के बताया मैंने, अगर सब्जेक्ट के साथ खाली यूज़ टू हो, बी इज़ एम आर वॉज वर ना हो तो यूज़ टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, माई फ्रेंड वॉज यूज़ टू, यहाँ पर आएगा स्पीकिंग। आंसर चार्ली। क्वेश्चन नंबर 13, माहम वॉज मेड, एक्टिव वॉइस में मेड के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही मेड मी सिट, पीपल मेड माहम सिट इन ए पैलनक्विन। पैलनक्विन कहते हैं वो जो एक डोली कह लें आप, पालकी। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएगा तो पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन आ जाएगा। माहम वॉज मेड टू सिट, यानी कि फुल इन्फिनेटिव आ जाएगा, पैसिव प्रेपोजिशन तो नहीं। माहम वॉज मेड टू सिट इन अ पैलनक्विन, आंसर आपका डेल्टा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 में लेड इज डैश देन, देन आता ही कंपैरेटिव डिग्री के लिए। कंपैरेटिव का मतलब है पूरा ग्रुप, ऑल अदर मेटल्स जो सारा एक ग्रुप में आएंगी। अगर होता ना ऑफ ऑल, देन ना होता, फिर सुपरलेटिव डिग्री होता। तो देन का मतलब ये है कि ऑल बाकी सबको एक ग्रुप कंसिडर किया है और लेड को दूसरा ग्रुप किया, दो के दरमियान कंपैरिजन दूसरी डिग्री से करता है। तो लेड इज़ हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 15, एलन्स इंटेलिजेंस इज सुपीरियर, सुपीरियर टू होता है जी, ये बड़ा आसान था, आंसर डेल्टा। सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू नीचे लिखा हुआ है मैंने सारा, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रीफर, इन सब के साथ टू यूज़ करते हैं। कुछ और एडजेक्टिव्स बता दूं, अकस्टम टू, एबहॉर टू, एडजेसेंट टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, गेट यूज टू। विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, गेट यूज टू, इनके साथ आप वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आई डैश माई ब्रेकफास्ट। अब ऑलरेडी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानियाँ, 5 निशानियाँ पहले बता के आ चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, डेल्टा आंसर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इट इज़ द फर्स्ट टाइम, इट इज़ द सेकंड टाइम, एक निशानी ये है, जस्ट है 2, ऑलरेडी है 3, और हमने कहा अप टिल नाउ 4 और येट 5, और अब छठी निशानी ये आ गई क्या, ऑलरेडी। ये निशानियाँ सारी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज़ द बेस्ट बुक आई एवर, एवर फिर एक निशानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, आई हैव एवर रेड, आंसर बीटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे निशानियाँ दी हुई देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ही डैश इन द सेम क्लास फॉर लास्ट 3 ईयर्स। अब आपने एक और रूल देखना है कि लास्ट जो है ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और 3 जो है ये कॉर्डिनल है। ऑर्डिनल तरतीब के लिहाज से अल्फाज को ज़ाहिर करता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, और कॉर्डिनल जो है 1 2 3 या 3 ये नंबर को शो करता है। इसलिए आपके पास याद रखिएगा कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव पहले आएगी, 3 लास्ट ईयर नहीं आएगा, लास्ट 3 ईयर्स आएगा, आगे क्वेश्चन में शायद आएगा। बहरहाल जी सिंस और फॉर आया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आई जी वाली फॉर्म यूज़ होती है, ए सी डी में आई एन जी वाली फॉर्म है नहीं, आंसर बीटा हुआ। ही हैज़ बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 19, बाय द
बाय द टाइम आई अराइव्ड, पहला ऐसा पास्ट में आएगा, दूसरा ऐसा लाजमी तौर पर पास्ट में आना चाहिए। और फॉर नियरली हाफ एन आवर ये बता रहा है कि सिंस और फॉर जो ये आईएनजी वाली फॉर्म की निशानी है। आईएनजी वाली फॉर्म सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ए में है। हैड बीन वेटिंग, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, लेट्स मीट एट 5 PM। लेट अस वाले जुमलों में जो टैग क्वेश्चन, टैग क्या होता है? एक क्वेश्चन दैट इज़ अटैच्ड, जो कि सेंटेंस के एंड पर अटैच हो। तो ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ शैल वी यूज़ करेंगे। अब नीचे बता दिया मैंने कि आफ्टर ए पॉजिटिव इम्पेरेटिव, पॉजिटिव इम्पेरेटिव क्या होगा जी? फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जी कम हियर, या हम कहते हैं सिट डाउन। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो क्वेश्चन बनाएंगे, इनमें आप बनाएंगे विल यू, वुड यू, कैन यू, कुड यू। अच्छा, अगर नेगेटिव इम्पेरेटिव हो, जैसे हम कहते हैं डोंट मूव, तो इसके साथ टैग क्वेश्चन कैसा बनेगा जी? विल यू, सिर्फ विल के साथ बनेगा, शैल नहीं आएगा। लेट अस में आपने देख लिया कि सिर्फ और सिर्फ शैल वी यूज़ करेंगे, शुड वी यूज़ नहीं करेंगे, और विल वी यूज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, द क्राइटेरिया, क्राइटेरियन सिंगुलर है, क्राइटेरिया प्लूरल है। फॉर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से लेके आगे वाला सारा हिस्सा नॉन एसेंशियल हो जाएगा। द क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टिंग स्टूडेंट्स इन द न्यू डॉक्टोरल प्रोग्राम, यहाँ तक नॉन एसेंशियल है। असल वर्ड क्या था? द क्राइटेरिया। अब सी में मिलाएं हैज़ के साथ। द क्राइटेरिया हैज़, नो, द क्राइटेरिया हैव। द क्राइटेरियन हैज़ होता है और द क्राइटेरिया हैव होता है। आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में इट नीड सूटेबल फिजिकल कंडीशन, फिजिकली कंडीशन नहीं होगा, फिजिकल कंडीशन होता है। आंसर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, इट द रूट लेड अक्रॉस, अक्रॉस एक प्रेपोजिशन समझ लें आप। तो आपने पढ़ा होगा द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, वो बाय प्रेपोजिशन था, उससे पहले आपने LYING, यानी कि प्रेपोजिशन से पहले LYING जिसकी फॉर्म है वो वाला यूज़ होगा। कौन कौन से और वर्ड? LI एक, LAY ले दो, LAIN लेन तीन, LYING चार, लेन। तो अब ये लाई की सेकंड फॉर्म ले आएगा क्योंकि अक्रॉस एक प्रेपोजिशन है। द रूट ले अक्रॉस एन अपेरेंटली ट्रैकलेस डेजर्ट। आंसर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ए आया। तो लेड कब आता? लेड आता फॉर एग्जांपल द हैन लेड एग्स, एग्स नाउन है, नाउन के साथ लेड आएगा। LAY ले पहली फॉर्म होगी, LAID लेड दूसरी और तीसरी फॉर्म होगी और LAYING लेइंग ING वाली फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 24, आफ्टर, आफ्टर जिस तरह से निशानी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बताई थी, ऐसे पास्ट परफेक्ट टेंस की बताऊंगा कि आफ्टर निशानी है पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न्ड बैक, रिटर्न्ड के बाद बैक नहीं आता, तो आंसर यहीं पर होगा। इसको रिडंडेंसी कहते हैं। रिपीट के बाद अगेन नहीं आता। एडवांस, प्रोसीड, प्रोग्रेस और पुश, इनके बाद फॉरवर्ड नहीं आता। ये बाद वाले वर्ड गलत हो गए, यानी और अब पहले वाले बताता हूँ। हिस्ट्री से पहले पास्ट नहीं आएगा, इनोवेशन से पहले न्यू नहीं आएगा, तो इनको रिडंडेंसी कहते हैं। लेकिन रिफ़र बैक बिल्कुल ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में द फिलीपींस, द मालदीव्स, द वेस्ट इंडीज़, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, ये सारे के सारे वर्ड देखने में लगते हैं एस्पेरेंट होने की वजह से प्लूरल, लेकिन असल में सिंगुलर होते हैं। और इनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो शेयर्स आएगा, शेयर नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन भी आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 में जेनेटिक्स प्ले अ रोल, जेनेटिक्स, जिमनास्टिक्स, एरोडायनामिक्स, ये सारे के सारे वर्ड देखने में अपने एंडिंग एस की वजह से लगते हैं कि प्लूरल हैं, लेकिन असल में ये वर्ड सिंगुलर हैं और अपने बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। आप कहेंगे जेनेटिक्स प्लेज अ रोल इन अ पर्सन्स ससेप्टिबिलिटी मीन लाइकली टू एल्कोहल। आंसर आपके पास हुआ जी अल्फा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल था ये। क्वेश्चन नंबर 27 में खान विल इन्वेस्ट 8 मिलियंस यूरो, 8 मिलियन होगा, मिलियंस नहीं होगा। यूरो का यूरो भी ठीक है, यूरोज़ भी ठीक है। तो अगर आपने सोचा होगा ना यूरोज़ है तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन यूरो गलत नहीं है। जब गलत नहीं तो आप इसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। खान विल इन्वेस्ट 8 मिलियन यूरो इन बल्गारिया ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। आपने देखा नेक्स्ट फिर ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और 3 कोऑर्डिनल है। ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल एडजेक्टिव इकट्ठे आए हैं तो ऑर्डिनल पहले आएगा। ऑर्डिनल क्या होता है? जो तरतीब शो करे, पहला, दूसरा, तीसरा, अगला, पिछला।
और जो कॉर्डिनल होते हैं वो तादाद शो करते हैं 1 2 3 4 ऐसे। टू लॉन्च द प्रोडक्शन ऑफ द कार कंपोनेंट्स एंड मशीनरी। मशीनरी के बारे में याद रखिएगा, इसकी प्लूरल नहीं होती, मशीनरी नहीं होती, इक्विपमेंट ने की प्लूरल इक्विपमेंट नहीं होती। ऐसे ही एयरक्राफ्ट की प्लूरल एयरक्राफ्ट नहीं होती। 1 एयरक्राफ्ट वॉज शॉट डाउन, 2 एयरक्राफ्ट वर शॉट डाउन। एयरक्राफ्ट ही रहेगा। एनीवेज इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन ए 8 मिलियन आएगा, यूरो का यूरो ही रहेगा, यूरोज़ भी हो सकता था, तो ठीक था। क्वेश्चन नंबर 28 में ऑल हिज सिस्टर इन लॉ आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। सिस्टर इन लॉ एक है, ज़्यादा हों तो सिस्टर्स इन लॉ। तो शुरू वाले के साथ एस लगे या ना लगे उसका अपॉस्ट्रोफी से कोई ताल्लुक नहीं है। इन लॉ आ जाए तो ऐसे वर्ड्स में आप हमेशा लॉ के एस से पहले अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर ऑल हिज सिस्टर इन लॉज हाउस अगर कहते हैं तो फिर अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगाते हैं। लेकिन अगर प्लूरल बना रहे हैं तो फिर पहले वाले के, मैं इस रूल को दोबारा बता दूं, मैं असल में बताना आपको चाह रहा था अपॉस्ट्रोफी का रूल, लेकिन यहाँ पर प्लूरल को चेक किया गया है। तो ऑल हिज सिस्टर, ऑल के साथ सिस्टर नहीं आएगा, सिस्टर्स आएगा, ठीक है। पोजेशन के लिए अपॉस्ट्रोफी यहाँ पर रिक्वायर्ड ही नहीं क्योंकि पोजेशन ही नहीं है। तो ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज, अब लॉज का ये प्लूरल नहीं है, ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ कहेंगे, मदर्स इन लॉ कहेंगे, आंसर बीटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 में द 3 लास्ट एपिसोड, अभी बात की एपिसोड नाउन है, नाउन से पहले आने वाले वर्ड एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स की 2 टाइप यहाँ पर हैं। 3 तादाद को शो करता है, इसको कॉर्डिनल नंबर कहते हैं, और लास्ट तरतीब को शो करता है, इसको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। तरतीब वाला वर्ड पहले आएगा, तादाद वाला बाद में आएगा। तो आप कहेंगे द लास्ट 3 एपिसोड्स ऑफ द ड्रामा वर मच एडमायर्ड बाय द पाकिस्तानी पीपल। अच्छा, आंसर तो आपके पास हो गया जी, अल्फ़ा द लास्ट 3 एपिसोड। एक बात और बता दूं कि मच और वेरी का इस्तेमाल एडमायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म जब पैसिव वॉइस का हिस्सा, जैसे ये बाय द पाकिस्तानी पीपल, आपको पता लगे पैसिव वॉइस सेंटेंस है, इसलिए थर्ड फॉर्म से पहले आपने मच यूज़ कर दिया। अगर पैसिव वॉइस ना हो थर्ड फॉर्म और आपके ज़हनी या जिस्मानी हालत को शो कर रहे हो, जैसे आप कहते हैं मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब ये जिस्मानी हालत आपकी, तो आप ये नहीं कहेंगे आई एम मच टायर्ड, आप कहेंगे आई एम वेरी टायर्ड। आप कहते हैं सर बहुत परेशान हूँ मैं, ये आपकी परेशान होना, वरीड होना, ये आपकी ज़हनी हालत है, तो आप ये नहीं कहेंगे आई एम मच वरीड, आप कहेंगे आई एम वेरी टायर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 आई फेल्ट बैड। फील बैड को रट्टा मार लें, फील बैड होता है, बैडली नहीं होगा। बैडली एडवर्ब के तौर पर जब आता है, जब आप कहते हैं बैडली डैमेज्ड मोबाइल फॉर एग्जांपल, बैडली डैमेज्ड रेपुटेशन, फिर आता है। अदरवाइज फील बैड ही होता है, जिसको ठीक कर लेंगे। आई फील बैड अबाउट नॉट बीइंग, अबाउट एक प्रेपोजिशन है और ना सिर्फ अबाउट बल्कि दुनिया के तमाम तरह के प्रेपोजिशंस के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, इसलिए बीइंग एबल टू कम टू यू, टू बिड यू ए फाइनल फेयरवेल। फेयरवेल 2 भी थी, मिस्टर चिफ्स को आपने देखा 2 दफ़ा फेयरवेल हुई थी, तो फाइनल फेयरवेल उसकी हुई, तो उसमें प्रेजेंटेशन और गिफ्ट नहीं लिए थे उसने, तो फाइनल फेयरवेल रिडंडेंसी नहीं है, ठीक है। आई फेल्ट बैड आप कहेंगे, आंसर होगा जी अल्फ़ा। बाकी आप नीचे देख लें, मैंने ये जो बात ज़बानी बताई आपको यहाँ पर लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 31 ड्राइविंग टू द पार्टी, पार्टी की तरफ ड्राइविंग कौन कर रहा था, ये डेंगली मॉडिफायर की एग्जांपल है। कॉमा के बाद वो वर्ड होना चाहिए जो ड्राइविंग कर रहा था पार्टी की तरफ, तो वो प्रेजेंट तोहफे नहीं कर रहे थे, वी कर रहे थे। डी ऑप्शन पढ़ता हूँ, ड्राइविंग टू द पार्टी वी हर्ड द प्रेजेंट, हमने सुना कि प्रेजेंट तोहफे जो हैं वो रैटल खड़क रहे थे अराउंड इन द ट्रंक। तो अब आपने ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग किया जी, देखें ये ऑप्शन इसी रॉन्ग है कि कॉमा के बाद वो वर्ड होना चाहिए जो कि ड्राइव कर रहा था, तो प्रेजेंट तोहफे ड्राइव नहीं कर रहे थे, इसलिए रॉन्ग हो गया, डेंगलिंग मॉडिफायर होगा। बी में क्या किया उसने, ट्रंक के बाद लिखा कि ट्रंक जो है वो, ये मैंने येलो किया हुआ है, ट्रंक जो है ये ड्राइविंग टू द पार्टी कर रहे थे। ड्राइविंग टू द पार्टी ये मॉडिफायर है, जिसका मॉडिफायर है उसके साथ लगना है, ये ट्रंक का मॉडिफायर नहीं था, ट्रंक ड्राइविंग नहीं कर रहा था, इसलिए ये डेंगलिंग मॉडिफायर की एक और एग्जाम्पल हुई जो कि रॉन्ग था। थर्ड ऑप्शन सी में देखा आपने, प्रेजेंट ड्राइविंग यानी तोहफे जो हैं ये ड्राइविंग टू द पार्टी ये मॉडिफायर है, ये उस वर्ड के साथ लगना चाहिए जिसके साथ इसका ताल्लुक है, तो यहाँ पर सी रॉन्ग हुआ, आंसर आपका डेल्टा हुआ। 32 में एक्सपेक्टिंग रेन, ये भी बिल्कुल वैसे, रेन एक्सपेक्ट कौन कर रहा था, ये एक मॉडिफायर एक्सपेक्टिंग रेन, तो कॉमा के बाद वो वर्ड आना चाहिए जो कि रेन एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो आपके पास लीज़ा थी, लीज़ा एक्सपेक्ट कर रही थी रेन, और लीज़ा ने प्रॉप मीन रखा द अम्ब्रेला, उसको छतरी को, अगेंस्ट द वॉल दीवार के साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है जी, एक्सपेक्टिंग द रेन, रेन अम्ब्रेला एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, रॉन्ग हो गया। बीटा में देखेंगे जी वॉल रेन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए रॉन्ग है। और डेल्टा में लीज़ा वॉज प्रॉप्ड, लीज़ा नहीं रखी गई थी दीवार के साथ, डेल्टा इसलिए रॉन्ग हो गए। सारे के सारे ये आपके पास मॉडिफायर्स की, रॉन्ग मॉडिफायर्स की एग्जांपल्स थी।
क्वेश्चन नंबर 32 आंसर चार्ली हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 33 ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय एन अडोरेबल टाइनी ब्राउन डॉग। अडोरेबल मीन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक ओपिनियन है, ओपिनियन वाला एडजेक्टिव सबसे पहले आता है तरतीब के लिहाज से, तो इसका मतलब है अल्फ़ा बीटा आंसर हो सकते हैं, चार्ली और डेल्टा तो हो ही नहीं सकते, तो अल्फ़ा हो गया। बीटा क्यों रॉन्ग है जी? बीटा इसलिए रॉन्ग है कि आपने कहा कि ये जो एडोरेबल है ये आपका ओपिनियन है ओ, उसके बाद सास है, सास का मतलब एस से साइज़, ए से एज और एस से शेप, यानी साइज़ वाला वर्ड सबसे पहले आएगा। अब टाइनी, ए में भी टाइनी है, बी में भी टाइनी है। उसके बाद क्या आपने कहा कि जब एक जैसे ये जो एडजेक्टिव एक जैसे हैं कि डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट टाइप के एडजेक्टिव हैं। अडोरेबल ओपिनियन है, टाइनी साइज़ को शो करता है, ब्राउन कलर को शो करता है, तो डिफरेंट टाइप के एडजेक्टिव जब किसी नाउन के साथ लगे तो उनके दरमियान में कॉमा भी नहीं आता, एंड भी नहीं आता। बीटा और चार्ली इसलिए रॉन्ग है और डेल्टा भी इसलिए रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 34 शी वन द फर्स्ट प्राइज इन द फर्स्ट राउंड। याद रखिएगा फर्स्ट तरतीब के लिहाज से पहला यानी ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ आमतौर पर आर्टिकल द आता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि फ़र्स्ट का लफ्ज़ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिल्कुल ठीक है। तो वो कौन कौन सी जगह होंगी जहाँ पे फर्स्ट के साथ आर्टिकल द नहीं लगता? एक तो आपने ये देख लिया कि प्राइज़, द फर्स्ट प्राइज़ नहीं आएगा। और कौन कौन से नीचे स्टडी नोट में देखें, नंबर 1 द फर्स्ट प्राइज़, नंबर 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हैं, नंबर 2 प्लेस, नंबर 3 पोजीशन, नंबर 4 क्लास, नंबर 5 ईयर, नंबर 6 आपके पास हैंड है। द फर्स्ट हैंड नहीं कहेंगे, द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ही इज़ इन द फर्स्ट ईयर, नो ही इज़ इन फर्स्ट ईयर। तो ये फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट लैंग्वेज, इनके साथ आर्टिकल द यूज़ नहीं करते। आंसर 40। क्वेश्चन नंबर 35 आई टीच इंग्लिश एवरी मॉर्निंग। हाउ ऑफन? एवरी मॉर्निंग। ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है एफ। व्हेन? एट 7, ये टाइम को शो करता है टी। और हाउ लॉन्ग? फॉर 3 months, ये ड्यूरेशन डी को शो करता है। तो डी एफ टी का फार्मूला है, ड्यूरेशन पहले आएगा, फ्रीक्वेंसी बाद में आएगी और टाइम सबसे एंड पर आएगा। यानी जिस ऑप्शन में एट 7 AM सबसे एंड पर होगा वो आपका आंसर होगा, और वो आपका फोर्थ ऑप्शन डी है। बाकी किसी में भी ये ऐसा नहीं है, DFT का फार्मूला पूरा नहीं हो रहा, इसलिए बाकी सारे रॉन्ग हुए जी। क्वेश्चन नंबर 36 आई न्यू व्हाट वुड हैपन। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसके बाद कॉमा नहीं आ सकता, अल्फा रॉन्ग है, इसको कॉमा स्प्लाइस कहते हैं। बीटा आई न्यू व्हाट वुड हैपन, इसके बाद कुछ भी लगाया, ये रन ऑन सेंटेंस है, ये रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी आई न्यू व्हाट वुड हैपन कॉमा बट, फैन बॉयज़ के साथ कॉमा आ सकता है, ये आपका आंसर है। और डेल्टा क्यों रॉन्ग है? आई न्यू व्हाट वुड हैपन कॉमा हावेवर कॉमा, एक क्लॉज और दो क्लॉजेज के दरमियान में हावेवर आएगा तो इससे पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा होना चाहिए था, यानी कंजंक्टिव एडवर्ब होना था। तो डेल्टा में दोनों कॉमे लगा दिए, इसलिए रॉन्ग है। तो आपका आंसर हुआ चार्ली। ए, बी और डी क्यों रॉन्ग है, इनकी मैंने वजूहात आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 37 माई फादर कॉमा whom आई लव डियरली, बहुत ज़्यादा, आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ऑब्जेक्ट हु नहीं होता, whom होता है, तो जिस ऑप्शन में whom है वो आंसर है, वो डेल्टा आंसर आपका। बाकी सारे रॉन्ग है। ए में हु है। अब हु और whom का फ़र्क देखने के लिए आप सिर्फ ही और हिम लगा लिया करें। ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, हु की जगह ही लगा के देखा करें, अगर सही आ जाए तो बात बन जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 38 What a lovely morning, Maria said to herself. Maria said to herself है तो प्रेजेंट तो आ नहीं सकता जिसमें, ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पर उसने कहा है कि आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है पंक्चुएशन के लिहाज से। व्हाट अ लवली मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क नहीं है, अल्फा रॉन्ग। बी में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आना चाहिए था, बी इसलिए रॉन्ग है। चार्ली आपका आंसर है। डेल्टा में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा दिया, कॉमा भी लगा दिया, ये इसलिए रॉन्ग है। Question number 39. They recorded 2 new albums, not of which, none of which, no one of which, neither of which sold out. बात दो की थी ना, तो नाइदर आएगा, बाकी सब में नाइदर नहीं है, इसलिए रॉन्ग है, ABC। क्वेश्चन नंबर 40 द कज़न विद एक प्रेपोजिशन है, ना सिर्फ विद बल्कि दुनिया के तमाम तरह के प्रेपोजिशंस के बाद प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। whom आना चाहिए था, ठीक है। विद whom तो सब में है। विद whom आई स्पेंट माई हॉलीडेज, टॉट मी
टॉट मी, हाउ टू ड्राइव होता ज़्यादा बेहतर था, तो आंसर आपका डेल्टा हुआ। ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, हु दोबारा से आ गया, रेपिटेशन ऑफ द सेम सब्जेक्ट इज़ रॉन्ग। बी में ही दोबारा आ गया, रेपिटेशन ऑफ द सेम सब्जेक्ट इज़ रॉन्ग। डेल्टा में शी दोबारा आ गया, रेपिटेशन ऑफ द सेम सब्जेक्ट इज़ रॉन्ग। डेल्टा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, आई वुड रादर ही। वुड रादर के खब्बे सज्जे लेफ्ट राइट अगर दो वर्ड हों, दो सब्जेक्ट हों, जैसे आई है और ही है, तो 1122 का फार्मूला यूज़ करेंगे, रेस्क्यू 1122। तो वुड रादर के लेफ्ट राइट पे अगर दो प्रोनाउन आ जाएँ, दो सब्जेक्ट आ जाएँ, दूसरी फॉर्म आएगी। दूसरी फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन सी है। तो ये रेस्क्यू 1122 का फार्मूला है। MCQ नंबर 42, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए नंबर ऑफ सोल्जर्स, ए नंबर ऑफ सोल्जर्स वर होता है और द नंबर ऑफ सोल्जर्स वॉज होता है, तो आंसर आपका बीटा हुआ। तो अल्फ़ा क्यों रॉन्ग है जी, वॉज की वजह से रॉन्ग है। चार्ली क्यों है, द नंबर ऑफ था तो वॉज आना चाहिए था। डेल्टा क्यों रॉन्ग है, द नंबर ऑफ सोल्जर्स है तो हैज़ बीन आना चाहिए था, आंसर आपका बीटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 43 में ही हैज़ नॉट एंड विल नॉट। हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, विल एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब इसमें मैरी है, मैरी एक ही वर्ब है। तो अब आप ये सेंटेंस यूँ समझ लें कि ये जो वर्ब के बारे में हम कह रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब विल जो है, इसके साथ इसका हमसफ़र मैरी पहली फॉर्म मौजूद है। तो हेल्पिंग वर्ब विल जो है, ये हेल्पिंग वर्ब हैज़ को रोक के पूछेगा भाई तेरा हमसफ़र किधर है, यानी इन्हीं रास्तों पे जिन पे कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हमसफ़र किधर है। ये जो विल हेल्पिंग वर्ब है, इसका हमसफ़र वर्ब की पहली फॉर्म मैरी है। ये हेल्पिंग वर्ब हैज़ को रोक के पूछता है भाई तेरा हमसफ़र किधर है, तो मैरी का थर्ड फॉर्म मैरीड होना चाहिए था, वो फोर्थ ऑप्शन डी में है। ही हैज़ नॉट मैरीड एंड विल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर, आंसर आपका डेल्टा हुआ। अल्फ़ा में हैज़ का हमसफ़र नहीं है, बीटा में हैज़ का हमसफ़र नहीं है, और डेल्टा में हैज़ का हमसफ़र गलत हो गया, ठीक है, यानी ही हैज़ नॉट मैरी, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आती है, मैरी फर्स्ट फॉर्म है, ये गलत हो गया जी, आंसर आपका डेल्टा हुआ। क्वेश्चन नंबर 44, सो क्विकली जो है ये एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस है, जैसे सेंटेंस के स्टार्ट में आए, जैसे नो सूनर सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, हार्डली स्केसली सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, तो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। सी और डी तो रॉन्ग हो गए। डिड शी आना चाहिए था, अल्फ़ा और बीटा में से अल्फ़ा आंसर है। डिड शी फिनिश हर वर्क और दैट वी वर सरप्राइज, क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए था, बीटा इसलिए रॉन्ग है। क्वेश्चन मार्क की वजह बीटा रॉन्ग है, और इन्वर्जन ना होने की वजह से चार्ली और डेल्टा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 45, इट इज़ आई, स्पोकन इंग्लिश में होता है इट इज़ मी, ये रिटन इंग्लिश है। इट इज़ आई हु विच और दैट के बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हु विच और दैट से फ़ौरन पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली आने चाहिए। हु से फ़ौरन पहले वाला वर्ड आई है, आई एम होता है, इसलिए आंसर सी है। ए क्यों रॉन्ग है, इट इज़ आई होना चाहिए था। बी क्यों रॉन्ग है, इट एम आई नहीं है, तो इट इज़, इट के साथ इज़ आएगा इसलिए रॉन्ग है। और इट इज़ आई whom am, who am I फॉर एग्जाम्पल, और इट इज़ आई who am आना चाहिए था, इट इज़ आई whom am नहीं आना चाहिए था, डेल्टा रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 में न्यूसेंस कहते हैं जी इरिटेशन को, और मुसीबत को, दुख को, तकलीफ़ को। प्लेग, आंसर आपके पास डेल्टा हुआ। और वेव, कर्स और अफ्लिक्ट, चोट लगाना, ये इसके सारे सिनोनिम है, शॉर्ट लिस्टेड सिनोनिम है, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। बेनिडिक्शन, बेनी वाले वर्ड पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, बेनिफिट जैसे बेनिडिक्शन, बिनाइन, BENIGN, बिनाइन मेहरबान, जैसे बिनाइन डिजीज़ होती हैं जिनके साथ आप ज़िंदगी भर जिंदा रह सकते हैं। टर्मिनल डिजीज़ होती हैं जिनसे मौत वाक़ हो जाती है, तो इसका मतलब अप्रूवल, सैंक्शन, ब्लेसिंग। इनोवेशन इजाद को कहते हैं, और बून बेनिफिट, बोनस और ब्लेसिंग को कहते हैं, आंसर आपका डेल्टा हुआ। पेंटिंग, हाँपना, पफ, हफिंग एंड पफिंग, सांस फूल जाना, हीव ए साई ऑफ रिलीव, हीव यानी क्राउडेड, थ्रोइंग, लिफ्टिंग, सांस उठाना। क्रेविंग मीन ख्वाहिश करना, डिज़ायर, नीडिंग, बैगिंग। सीदिंग इमोशन, बबलिंग, बॉइलिंग, उबलते हुए, बस्टिंग और फ्यूरियस। और स्लेइंग मीन कत्ल करना, होमिसाइड वसी पैमाने पर कत्ल गारत गरी करना, किलिंग और वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 48 में मैनेस्ट, तबाही, ख़तरे में गिरा हुआ, एंडेंजर्ड, इम्पैरल्ड, IMPERILED, आंसर आपका अल्फ़ा हुआ। अपसेट, डिस्ट्रेस्ड, अपसेट, सफरिंग और डिस्टर्ब्ड। सफ़र के दो मीनिंग होते हैं, एक मुब्तला होना होता है, ही सफ़र्ड फ्रॉम फीवर, और एक सफ़र का मतलब बर्दाश्त करना होता है, ही सफ़र्ड इनजस्टिस, ही सफ़र्ड पेन। हार्ट अटैक भी एक पेन है, ही सफ़र्ड हार्ट अटैक, सफ़र्ड फ्रॉम हार्ट अटैक नहीं कहेंगे क्योंकि हार्ट अटैक बीमारी का नाम नहीं है। रिडीम्ड करना, वापस ले लेना, एक्सचेंज कर लेना, जैसे आप कार्ड पे कोई पैसे खर्च करते हैं तो आपको कैश पे बैक हो जाता है। रिलीज्ड और सेव्ड,
bolstered मीन boosted इजाफा करना, supported और sustain, augmented augmented जैसे बढ़ावा देना, इजाफा करना, increase करना, enlarge और extended। 49 में आपके पास insinuated है, इसका आपने सिनोनिम बताना, इशारा करना, हिंट देना, implied, allude, रेफरेंस देना। proclaim मीन्स announced, started, asserted और convinced मीन कायल हो जाना। persuaded persuade की स्पेलिंग याद कर लेना। कमिटेड और सर्टेन, इम्पेल्ड मजबूर कर देना, प्रोवोक्ड, कंपेल्ड और पुश्ड। क्वेश्चन नंबर 50 में सिनोनिम बताना है, क्रीडेंशियल्स क्वालिफिकेशंस को कहते हैं, आपका आंसर बीटा हुआ। बाकी ऑप्शंस आसान है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कैप्रिशियस 2022 में सिनोनिम में आया था ये पेपर में। कैप्रिशियस कहते हैं जी किसको, के फिकल को, जो कि चेंजेबल हो। लेकिन यहाँ याद रखने की बात है कि एंटनी पूछा है यहाँ पर, उस बोर्ड में यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में उन्होंने सिनोनिम नहीं पूछा, सिनोनिम पूछा था, हम एंटनी पूछ रहे हैं। तो कैप्रिशियस अनप्रिडिक्टेबल इसका मीनिंग होता है, तो प्रिडिक्टेबल इसका एंटोनिम होगा। फिकल मीन चेंज, इनडिसाइसिव, फसी, अनरिलायबल, चेंजफुल। इम्पल्सिव मीन जो बगैर इरादे के, यकायक, यकलख्त, अनवेरी, रेकलेस, इम्प्रूडेंट, बगैर सोचे समझे। चेंजेबल, ये चेंजेबल कैप्रिशियस का सिनोनिम था, हमें तो एंटोनिम चाहिए था। 52 में अबैंडनमेंट, छोड़ देना, सिसेशन इसका सिनोनिम है। स्टॉपेज छोड़ देना सिनोनिम है। हॉल्ट सिनोनिम है इसका, छोड़ देना, रोक देना। एक्सटेंशन जारी रखना, ये इसका एंटोनिम है। बाकी ऑप्शंस आप इसमें देख लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 53, अ लेजिस्लेशन वाज पास टू पनिश द ब्रोकर्स हु डैश देयर क्लाइंट्स मनी। पैसों के बारे में जब भी वर्ड आएगा उनका गलत इस्तेमाल, उसको एम्बेजलमेंट कहते हैं, खुर्द बुर्द। रिनक्विस्ट छोड़ देना, बोरोड उधार लेना, लेंट देना। ही इज़ पोजेस्ड ऑफ ए जेंटल एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी दैट डैश चिल्ड्रन। ज़ाहिर है कि अट्रैक्टिव चीज़ अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट करने के लिए वर्ड कैप्टिवेट है, आंसर अल्फा। कविट मीन डिज़ायर करना, कोक्स मीन परसुएड करना, कन्विंस करना और डिस्ट्रैक्ट करना, तवज्जो हटाना। आई कंसिडर दैम सिली एंड इनोसेंट, तो आप इसको कहेंगे आई कंसिडर दैम, दे आर कंसिडर्ड, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। जिस वर्ड से पैसिव वॉइस बन जाए उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब सिली एंड इनोसेंट, इससे पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, शुरू में नहीं आ सकते ये, तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। तो जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आ जाए, ऐसे वर्ब को कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो आपने ये देखना है कि सिली एंड इनोसेंट, तो ये क्या हुआ जी, कॉम्प्लीमेंट हुआ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट कहते हैं, ही टीचेस अस इंग्लिश, अस इंसान है, इंग्लिश चीज़ है। दो जब इकट्ठे आ जाएं तो बंदों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, चीज़ों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ही गेव मी अ प्रेजेंट, ही गेव मी अ फ्लावर फॉर एग्जाम्पल। और अगर यार ऐसे वर्ब को डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और इनमें दोनों वर्ड से पैसिव वॉइस बन जाएगा। ही टीच, शान टीचेज अस इंग्लिश, वी आर टॉट इंग्लिश बाय शान, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय शान, दोनों से पैसिव वॉइस बन गया, तो ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगा टीचेज। लेकिन अगर ये हो फॉर एग्जाम्पल, शान मेक्स अस हैप्पी, तो अस से तो बन सकता है वी आर मेड हैप्पी, लेकिन हैप्पी से पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ऐसे केसेस में ये वर्ब जो होगा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होगा, और हैप्पी जो है कॉम्प्लीमेंट होगा, और कॉम्प्लीमेंट ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। अली इज़ हैप्पी, यहाँ पर हैप्पी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि अली के लिए आया है। ही मेड अली हैप्पी, अब अली ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट के लिए जब हैप्पी आया तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आप नाउन या एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट दो तरह के हुए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो तो उससे पहले जो वर्ब होगा उसको कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में, बाय द टाइम दिस लेटर रीचेज यू, आई विल हैव लेफ्ट द कंट्री, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ द सेंटेंस। अब बायो को आप वैन कर लें, एज सुन एज कर लें, वैन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा सवाबी वाला कंजंक्शन है। इसको अगर दोबारा से सेंटेंस को उल्टा करके पढ़ें तो यूँ पढ़ें, बाद वाले हिस्सों को पहले पढ़ें। आई विल हैव लेफ्ट द कंट्री वैन दिस लेटर रीचेज यू, तो वैन, बाय द टाइम, एज सुन एज, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दो सेंटेंस के दरमियान में फॉर एंड नॉर बट और येट सो आ जाए तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। और अगर सवाबी वाला सिंस, व्हेन, वाइल, ऑल्दो, दो, बिकॉज, इफ़, ये आ जाएं तो ये कॉम्प्लेक्स होगा। और सवाबी वाला एक आ जाए और एक फैन बॉयज़ वाला आ जाए तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा। अगर जुमला ही एक हो तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में, विच सेंटेंस कंटेन्स कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, बता चुका हूँ। शी मेक्स देम लाफ, लाफ वर्ब है।
ठीक है, तो हमने कहा था नाउन या एडजेक्टिव हो, दूसरा वर्ड। एक तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, शी मेक्स देम, दे आर मेड फॉर एग्जाम्पल, तो दे आर मेड टू लाफ। तो एक तो ऑब्जेक्ट है, दूसरा जो है नाउन या एडजेक्टिव होना चाहिए। लाफ नाउन भी नहीं है, एडजेक्टिव नहीं, वर्ब है। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। शी टोल्ड अस ए स्टोरी, तो वी आर टोल्ड अ स्टोरी इज टोल्ड टू अस, इन दोनों से अगर पैसे वाइज बन जाए तो दोनों ऑब्जेक्ट होंगे और वर्ब डाई ट्रांजिटिव होगा, ये कॉम्प्लेक्स वर्ब नहीं होगा। सी ऑप्शन देखें, दे कंसिडर हिम स्टूपिड। अब स्टूपिड वॉज कंसिडर्ड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये आपके पास कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है। आई बॉट टॉयज फॉर, अब ये तो ज़ाहिर है कि ये तो हो नहीं सकता, थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। दे कंसिडर हिम स्टूपिड, तो हिम ऑब्जेक्ट है, ही वॉज कंसिडर्ड स्टूपिड, स्टूपिड एडजेक्टिव है, तो ये आपका स्टूपिड कॉम्प्लीमेंट हुआ और वर्ब हुआ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। आई बॉट टॉयज़, टॉयज़, आई बॉट टॉयज़, ठीक है। और फॉर माई चिल्ड्रन, ये इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो इसलिए आप इसको ना कॉम्प्लीमेंट कहेंगे ना ही कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। आंसर आपका चार्ली हुआ जी। 58, यू वोंट बिलीव दिस, ये विल नॉट है, वोंट वो तो वुड नॉट होता, तो विल नॉट है तो जाहिर सी बात है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, आंसर अल्फा हुआ। 59 में आप देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। द सिटी वाज बस्टिंग मीन भरा हुआ था विद एक्टिविटी एज पीपल रश्ड अबाउट with their own purposes and destinations. In the chaos, उस हंगामी सूरत हाल में, I found a small park where I could sit and watch the world go by. The green grass and tall trees provided a welcome respite, waqfa, panaga, from the concrete jungle. एन आई कॉन्क्रीट जंगल, एन आई फेल्ट माई कॉन्क्रीट जंगल, उसने उसको कहा जो आबादियाँ बनी हुई थी, इमारात। एन आई फेल्ट माई स्ट्रेस एंड एंगजाइटी मेल्ट अवे एज आई लिसन टू द बर्ड्स चर्पिंग इन द ब्रांचेस अबव। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्मॉल पार्क फॉर द प्रोटैगनिस्ट, मेन जो हीरो है, मेन कैरेक्टर है, उसके बारे में बात हो रही है। टू प्रोवाइड ए रिस्पाइट फ्रॉम द क्योस ऑफ द सिटी, सेम वर्ड मौजूद है, ऐसे सेम वर्ड निकाल के आंसर निकालोगे, ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस को क्योस आप कहते हैं कि आपने क्या किया है, इसमें स्कैनिंग किया, स्कैनिंग दी आंसर के, स्कैन करके ले आए हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गारंटी स्पेलिंग बतानी थी, आंसर आपका अल्फा हुआ। दिस इज़ द एंड ऑफ योर स्विफ्ट सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल फुल लेंथ टेस्ट। इंशाल्लाह अगले टेस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।